चलें जी, इसके बाद हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। अच्छा, इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा काम तो हमारे पास वो है जिसमें हम लोगों ने इसकी सिर्फ टाइप्स, स्टेट और जो है वो क्या कहते हैं उसको, टाइप, स्टेट एंड कंडीशंस, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कंडीशंस की। जी, कितनी कंडीशंस हैं जी इक्विलिब्रियम की? दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी? फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस का सम कितना हो, जीरो, तो बॉडी पे नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी? जीरो। इस केस में हम कहते हैं सम अलोंग ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो होगा, सम अलोंग ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस भी कितना होगा? जीरो। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है। सिमिलरली हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम की सॉरी, सेकंड कंडीशन क्या है? जी जी ये तो सर हमका पढ़ाते थे। जी, कुछ पूछ रहा है कोई? हाँ जी, सेकंड कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क कितना होगा बॉडी पे? जीरो। सम ऑफ ऑल द टॉर्क जीरो होने का क्या मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। इसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। ये जो लाइन मैंने भी लिखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बड़ा काम आता है, इसमें से बड़े एमसीक्यूज आते हैं। अभी हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे इसके एमसीक्यूज को। तो ये दो कंडीशंस है हमारे पास इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है जी? अगर बॉडी में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही हो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है कि सम ऑफ ऑल द फोर्स कितना हो? जीरो, उसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, सेकंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई अगर हो रही है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऐसी इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिमिलरली थर्ड टाइप इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखें जरा, सुनिएगा जरा बात। बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन दो तरह से जीरो हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इन्हीं दो टाइप्स को फर्दर हम डिस्कस करेंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट पे है, उस केस में उस पे फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अगर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मूव कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उस केस में भी बॉडी पे एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो होगी, तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगा, तो उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बॉडी अगर रेस्ट पे रहते हुए इक्विलिब्रियम पे है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए नेट फोर्स जीरो हो गई है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह लास्ट टाइप की बात करते हैं हम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या होगा? व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सम ऑफ ऑल द टॉर्क भी जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्स भी जीरो, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गई कुछ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरह हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। ये जो टाइप्स और कंडीशन है ये तो आपकी बुक्स में लिखी होंगी, स्टेट आपकी बुक्स में नहीं लिखी हुई, 9th-10th में शायद किसी दौर में पढ़ी हो या ओ लेवल्स में। सो स्टेट्स, तीन स्टेट्स है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप सबने पढ़ी होंगी, आपको याद आ जाएगा सुन के, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, आपने इसको डिस्टर्ब किया, मैं ओरली बता रहा हूँ, मैंने कहा डेफिनेशन पे मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं ओरली बताऊंगा। बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, आपने उसको डिस्टर्ब किया, वो इक्विलिब्रियम से हटी, और जैसे ही आपने उसको डिस्टर्ब करना बंद किया, बॉडी अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस आ गई, ठीक है। ऐसी इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। सो बॉडी कैन रीगेन इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन की बजाय इनिशियल लिख लें, इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन।
लेट्स से आपके पास एक बुक है, मैं एग्जांपल भी बता रहा हूँ साथ साथ ही। आपके पास क्या है, एक बुक है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आपने उसको हल्का सा टिल्ट किया, जब आपने उसको हल्का सा टिल्ट किया वो ऐसे उठ गई, और जब आपने उसको छोड़ दिया तो वापस अपनी जगह पे आ गई। ठीक है, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक दो चीजें और याद रखनी है। ये देखिए जरा, ये इसका मैंने कहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि डिस्टर्ब करने पे ऊपर पे चला गया था, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेस कर जाएगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये दो भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या सेम रहती है। तो वो इंक्रीज हो जाती है, और सिमिलरली फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जी, इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, बॉडी कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल। अनस्टेबल में बॉडी कैन नॉट लिख दें बस, कैन की जगह पे, कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। अच्छा जी, इस केस में क्या होगा, जिसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल हो सकती है, लेट्स से अगर आपने बुक को इस तरह वर्टिकली खड़ा कर दिया, और जब आपने उसको हल्का सा पुश किया है, तो वो इस तरह गिर गया। तो अगर आप नोटिस करें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल कर गया, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। ऐसी इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और थर्ड पॉइंट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। ठीक है, बॉडी कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, एक बॉल। लेट्स से आपके पास एक बॉल है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आपने उसको हल्का सा पुश किया, तो वो थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे चला गया। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल और अनस्टेबल में फर्क क्या है फिर, दोनों में ही बॉडी अपनी एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो दोनों में फर्क ये है कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहा है, वो चेंज नहीं हुआ। देख सकते हैं आप लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रही, जबकि अनस्टेबल में वो डिक्रीज कर गई थी। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स आ गई, कुछ स्टेट्स आ गई, कुछ कंडीशंस आ गई ऑफ इक्विलिब्रियम की। ये पूरे टेबल में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। अच्छा, मैं बता ही रहा था कि इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि न्यूमेरिकल बेस पूछा जा सकता है, वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, जिसमें हमने कहा है कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम इक्वल होगा। तो उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। लेट्स से आपके पास एक पॉइंट है, एक मीटर रोड है, विच इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। एक वैच के ऊपर हमने इसको बैलेंस किया हुआ है। इसके एक साइड पे हमने एक वेट लगा दिया है, 100 ग्राम्स का, 100 न्यूटन का चले। ठीक है, और जिस जगह पे लगाया है वो है 20 सेंटीमीटर का मार्क। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ का मार्क क्या होगा, कि अगर हम लोग यहाँ पर 200 न्यूटन ऑफ वेट लगाए। ठीक है, तो आपने मार्क बताना है कि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है कि सम सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, देखिए इसने इस तरफ रोटेट करवाना है मीटर रॉड को, इसने इस तरफ रोटेट करवाना है। ठीक है, तो वेज के नीचे आप इक्वालिटी लगा लें। इस तरफ का टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। फोर्स कितनी है जी, 100 न्यूटन। मोमेंट आर्म क्या है, ये मोमेंट आर्म है, 20 मोमेंट आर्म नहीं है, 20 से लेकर 50 तक का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पिवट तक का डिस्टेंस मोमेंट आर्म होता है, जो कि 30 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, इंटू 30 सेंटीमीटर निकल आएगा। इस इक्वल टू इस तरफ की फोर्स है जी 200, और इस तरफ का मोमेंट आर्म मैं लेट कर लेता हूँ एक्स, इंटू एक्स। तो क्या आ जाएगा जी, ये 100 इंटू 30 सेंटीमीटर। चले कैंसिल आउट कर लेना, कैंसिल आउट कर लेना, आसानी रहेगी। ये टू जीरोस को इस टू जीरो से कैंसिल कर लें, तो कितना निकल आया जी एक्स आपके पास, 30 सेंटीमीटर बाय 2। तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, बताएं जी जरा, 15 आंसर बनेगा, क्या 15 आंसर बनेगा या कुछ और आंसर बनेगा। आंसर 15 ही है, ठीक निकाला मैंने आंसर, या कुछ और आंसर बनेगा। आंसर 15 नहीं है, तो बताएगा कैसे नहीं है 15। ऐसा यूनिट सर।
नहीं, मीटर्स में कन्वर्ट करने की देखिए, मैंने आपसे ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एक निशान कि मैंने मार्क पूछा है कि कितने मार्क पे, वर्डिंग में वो ये इस्तेमाल, हाँ जी बिल्कुल 15+50, ठीक है। उसने मार्क पूछा कि कितने मार्क पे रखेंगे, हमने ये एक्स निकाला है, एक्स कितना निकाला है 15 सेंटीमीटर, तो मार्क कितना होगा 50 से 15 सेंटीमीटर, तो पॉइंट जो है जहां पर हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, वेट लगाना पड़ेगा, वो होगा 50 + 15 सेंटीमीटर, कितना बन जाएगा 65 सेंटीमीटर मार्क पे हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज का ख्याल करना आप लोगों ने। अच्छा जी, कि मार्क पूछा है या मोमेंट आर्म पूछा है। इसी तरह आपसे एमसीक्यूज इस फॉर्मेशन में भी पूछा जा सकता है कि ये आपके पास एक मीटर रोड है, ठीक है, बोलो जो कि बोलो। पिवटेड है एट, चलो मैं इसको सेंटर पे ले जाता हूँ, सेंटर पे पिवटेड है जी, सेंटर पे 50 सेंटीमीटर के मार्क पे पिवटेड है, ठीक है। इसकी इस तरफ हमने वेट लगा दिया है, चले 50 पे नहीं करते, फिर तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। यहाँ पर वो पिवटेड है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर के मार्क पे पिवटेड है, ठीक है। और उसके इस तरफ हमने एक 100 न्यूटन का वेट लगा दिया। आपने वेट ऑफ द रोड बताना है कितना है, वेट ऑफ द रोड आपसे पूछा जा सकता है कितना है, ठीक है। आपने वेट ऑफ द रोड निकालना है। वेट ऑफ द रोड कैसे निकालेंगे, अब देखिए जरा, वेट ऑफ द रोड, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो 50 सेंटीमीटर मार्क है, मीटर रोड है ना, तो उसके सेंटर में 50 सेंटीमीटर मार्क में वेट ऑफ द रोड लगा, आपने तो यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ द रोड लगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएं, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अगर लगाएं यहाँ पर, अच्छा जी देखिए जरा, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर इस तरफ फोर्स लग रही है, इसका मोमेंट आर्म कितना है 30, और दूसरी तरफ जो रोड है उसका वेट लग रहा है एट सेंटर, सेंटर मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पे, 50 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनेगा 20 सेंटीमीटर बने, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल कर दे, एक जीरो को जीरो से, कितना निकल आएगा जी 300 इज इक्वल टू डब्ल्यू रॉड इंटू 2, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर था ना, 7 सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर से बेशक कैंसिल कर दें, तो वेट ऑफ द रॉड निकल आएगा 150 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह आपसे वेट ऑफ द रॉड भी निकालने के लिए कहा जा सकता है। चलो जी, नेक्स्ट एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ये अब आप लोग बताएंगे। लेट्स से आपके पास एक रोड है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, आपको साइज नहीं पता इसका कितना है, आपको नहीं पता ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, और ये पिवटेड है ऐसे, ठीक है। मैं इसके मार्क्स बना लेता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, 1 2 3 4, इक्वल बनाते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 बन गए। अच्छा, लेट से ये इक्वल मार्क्स बना दी मैंने, ठीक है। आप लोग लेट कर लें कि ये इक्वल मार्क्स है, ठीक है। हर मार्क की लेंथ है जी, वैसे लेंथ करने की जरूरत नहीं, चले जी, इसको हम सेकंड पे पिवटेड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस तरफ हमने वेट लगा दिया है 100 न्यूटन का, आपने वेट ऑफ रोड बताना है कितना है, चलें जरा कैलकुलेट करें। हाँ जी एहतशाम, आपको क्या इशू है, क्यों नहीं समझ आती फिजिक्स, कहाँ से पढ़ा हुआ आपने, कहाँ से पढ़ते हो, मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो आप। बाकी लोग जरा जल्दी से सॉल्व करें इसको। आईसीएस आईसीएस वालों को तो यार फिजिक्स आनी चाहिए ना, मेडिकल वालों को थोड़ा मसला होता है। मीटर रोड है और फिर इसकी लेंथ चेंज होगी। हाँ जी, क्या बोला आपने, दोबारा बोले। मैंने कहा ये मीटर रोड है क्या? नहीं नहीं, मीटर रोड नहीं है, मीटर रोड नहीं है, सिर्फ एक रोड है, लेंथ नहीं हमें पता कितनी है इसकी। पहले तो शाम, अभी साथ साथ आप लेक्चर लेना स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। इंटरेस्ट लिया करें फिजिक्स को, बुक्स पढ़ा करें, ठीक है। लेक्चर नोट्स, लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ वो अटेंड करें, आहिस्ता से सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। फिजिक्स को टाइम दोगे तो अच्छी लगने लग जाएगी, जब टाइम नहीं दोगे ना फिजिक्स को, सोचोगे कि बुरी लग रही है, तो वो बुरी लगेगी ही लगेगी। हालांकि फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा।
जी एनीवन, किसी ने आंसर निकाला है इसका? अच्छा, बेसिकली ना 200 ज्यादातर स्टूडेंट ना घबराते तब है जब डाटा बहुत कम गिवन हो, या बहुत ज्यादा गिवन हो, या बहुत कम गिवन हो। तो इस सवाल में भी यही मसला ही है। इसमें सिर्फ बता दिया कि 100 न्यूटन का वेट लग रहा है एक जगह पे, ठीक है, और कुछ नहीं बताया। ठीक है, एक बच्चे ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, ठीक आंसर निकाला उसने। देखिए, घबराना नहीं है, तसल्ली से जरा आंसर करना है, निकालना है। देखिए, वेट ऑफ रोड हमेशा सेंटर में लगेगा। इसको मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मतलब ये जो तीसरा वाला पार्ट है, यहाँ पर वेट ऑफ रोड लगेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएं। इस तरफ एक डिस्टेंस को हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक डिस्टेंस को हमने एक्स लेट कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास 100 इंटू मोमेंट आर्म कितना बन गया, 2x। जी, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? काइंडली को मुझे बताइएगा, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? एकदम से डिस्कनेक्ट हो। जी सर जी, आ रही है आवाज। जस्ट अ मिनट, जस्ट एक मिनट दे मुझे, बस ये हमने आखिरी सवाल डिस्कस करना है। लेकिन मुझे एक मिनट दे देना, मैंने नेट का थोड़ा सा इशू बन गया। अच्छा जी, सो हो गया। हाँ जी, सो मैं बता रहा था कि एक लेंथ को हम लोग एक्स अगर कंसीडर कर लें, तो जो दो लेंथ है वो बन जाएंगी 2x। तो इस तरफ का वेट हो गया 100 न्यूटन और मोमेंट आर्म हो गया 2x। इस तरफ का वेट है जी वेट ऑफ रोड, और डिस्टेंस है जी x। एक्स एक्स को x से कैंसिल करें, तो वेट ऑफ रॉड कितना निकला है, 200 न्यूटन। देखिए कितना आसान सा सवाल था। ठीक है, लेकिन फिर भी दो चार बच्चों ने किया, बाकियों ने नहीं किया। ठीक है, कोशिश किया करें, कोशिश किया करें, आ जाता है आराम से, बड़ा तसल्ली से आ जाएगा, इजी रहा। जी, तो ये हमारे पास काम हुआ कंप्लीट टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम का। लेक्चर हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है। कोई सवाल किसी का है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखें जरा, मीटर रोड का ये जो रोड है, हमें इसका साइज नहीं पता, लेकिन मैंने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सेकंड वाले पॉइंट पे मैंने पिवटेड किया हुआ है इसको। तो मैं एक पार्ट को अगर एक्स कह लूँ, तो जो 100 न्यूटन फोर्स लग रही है वो कितने मोमेंट आर्म पे लग रही है, 2x पे लग रही है। तो उसका टॉर्क कितना होगा, 100 इंटू 2x। जो रोड है वेट का वो सेंटर पे लगता होता है, तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 3 वाले पोर्शन पे वेट ऑफ द रोड लग रहा होगा, तो सेकंड वाले से उसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा, x। तो इस साइड पे टॉर्क कितना होगा, वेट ऑफ रोड इंटू एक्स। अब मैंने x को x से कैंसिल कर दिया। ठीक है, और जो आपके पास आंसर है वो 200। क्लियर होगी बात? 3x किसके साथ होगा, देखिए आपने पिवटेड से देखना होता है ना, पिवट से देखना होता है डिस्टेंस, तो पिवट 2 पे है। तो 100 न्यूटन से जो पिवटेड है वो 2x पे है, और वेट ऑफ द रोड वो 1 वाले से, वो सेंटर पे लग रहा थर्ड वाले पे, तो उसका सेकंड वाले से x बने।